अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर सर्किट स्टार्ट किए थे और ओवर डैम्प रिस्पांस देखा था। ठीक है, आज हम अंडर डैम्प रिस्पांस और क्रिटिकली डैम्प रिस्पांस देखेंगे। एक सिंपल सा सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट, जिसमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। इनिशियली जो इंडक्टर से करंट पास हो रहा है वो 4 एम्पेयर है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर -4 गिवन है। सो इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब आपने फाइंड करना है आई टी। तो आई टी और वी सी टी, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल सीरीज सर्किट है। तो यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो वो सिंपली बनती है वोल्टेज अक्रॉस resistor 6 ohm resistor, that is R into IT. Voltage across inductor is VL, voltage across capacitor is VC. तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमें पता है इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट इंडक्टर विच इज आईसी, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होती है 1/c इंटीग्रल टी नॉट to T, current passing through that capacitor equal to not equal to 0, this plus initial voltage across that capacitor VC0 is equal to 0। ठीक है, अब हमें सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिंपली डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ आई टी प्लस R into derivative of IT प्लस इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो IT और C, डेरिवेटिव ऑफ VC0 कांस्टेंट इज 0 इक्वल टू 0, और क्योंकि इंडक्टेंस था साथ तो पूरी इक्वेशन को इंडक्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो ये बनती है आपके पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आई टी। अच्छा, अब क्या बात है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई हमारे पास। अगर हम इसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दें जो कि 6.0 फैराड और 1 हेनरी गिवन है, तो ये इक्वेशन बन जाती है इस फॉर्म में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आई टी प्लस आर ओवर एल बन जाता है 6 6
प्लस 1/LC बन जाता है 25 IT = 0। और इसको देखते हुए हम आसानी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, जो कि है s² + 6s + 25 = 0, जिसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 zeta ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर = 0 से। तो हमें पता चला कि 2 zeta ओमेगा नॉट क्या है 6 और ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है 25। तो ओमेगा नॉट बन गया 5, तो जीटा क्या बन जाएगा, विल बी 6/2 ओमेगा नॉट विच इज 5, 6/10। So zeta is less than 1. So if zeta is less than 1, तो इसका मतलब क्या है कि अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है, तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे IT की वो उस टाइप की होगी जैसे कि अंडर डैम्प्ड रिस्पांस की इक्वेशन होती है। और वो किस टाइप की होती है? IT is equals to K1 e raised to power minus अच्छा, ये आपको याद है अंडर डैम्प्ड की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, क्योंकि रिस्पांस आया जीटा इज लेस देन 1 आया, तो हम अंडर डैम्प्ड की इक्वेशन लिखेंगे जो कि थी K1 नहीं है सर, ये e raised to power minus zeta omega naught t, a1 cos of omega naught 1 minus zeta square t plus a2 sin omega naught 1 minus zeta square t। और रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है रूट्स फाइंड करने का फार्मूला माइनस जीटा ओमेगा नॉट प्लस माइनस जे ओमेगा। अब इस केस में क्योंकि जीटा जो है वो लेस देन 1 है, तो इसके जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन थी उसमें अंडर रूट के अंदर -1 बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयोटा। ठीक है, I is equals to अंडर रूट -1। और नॉर्मली जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसको J लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाता है ये J, और इक्वेशन इस टाइप की बनती है J ओमेगा नॉट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम ओमेगा डी कह लेते हैं, और जीटा ओमेगा नॉट को हम अल्फा कह लेते हैं। ठीक है, मीन्स ये रियल प्लस इमेजिनरी वैल्यू, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हमारी जो रूट्स आएंगी S12 वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म की होंगी। तो सबसे पहले हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा नॉट s प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर के रूट्स क्या बनते हैं? तो सिंपली इस इक्वेशन में जीटा की और ओमेगा नॉट की अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है एक आ जाए तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है। तो जो रूट्स आते हैं इस केस में -3 प्लस -4 आयोटा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं तो ये बनते हैं -3 प्लस -4 आयोटा। ठीक है, -3
प्लस माइनस J4 हम उसको लिखेंगे। तो रूट्स आ गए हमारे पास -3 प्लस माइनस J4। IT में अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो IT किसके इक्वल हो जाएगा? IT इक्वल हो जाएगा e raised to power माइनस जीटा ओमेगा नॉट माइनस जीटा ओमेगा नॉट कितना बनता है? जीटा ओमेगा नॉट बनता है 3। मैग्नीट्यूड लेना आप, अल्फा इज ओनली जीटा ओमेगा नॉट, तो e रेज़ टू पावर माइनस 3t इंटू कॉज ऑफ इंटू a1 cos ऑफ दिस वैल्यू ओमेगा नॉट 1 माइनस जीटा स्केयर, इसको हमने क्या कहा है? ओमेगा डी। तो अगर ओमेगा नॉट और 1 माइनस जीटा स्केयर की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास ओमेगा डी आता है, जो कि नजर आ रहा है क्या है? 4। तो ये क्या बन जाएगा? a1 cos ऑफ 4t प्लस a2 sin ऑफ 4t। RT आ गया इस फॉर्म में, a1 a2 cos 4t sin 4t। ठीक है, रूट्स को हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, जीटा ओमेगा नॉट इज दिस एंड ओमेगा नॉट इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर अंडर रूट इज ओमेगा टी। ठीक है, इससे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाती हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को हम जब पुट करते हैं तो इस फॉर्म में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो RT की ये वाली फॉर्म आ गई। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये चीज बन जाएगी इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 3t। अब एक्चुअली हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें पता है रिस्पांस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं जिससे हम अननोन फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? RT फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव a1 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन cos का डेरिवेटिव हो गया 4 माइनस 4t माइनस साइन माइनस 4 साइन ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 4t माइनस लिख दिया प्लस a1 cos of 4t वैसी into minus 3 e raised to power minus 3t plus e raised to power minus 3t a2 4 cos of 4t plus a2 sin of 4t to minus 3 e raised to power minus 3t। तो
अब हमारे पास अगर हम इसको दोनों में t को 0 पुट कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन मान जाती है हमारे पास I0 इज इक्वल टू A1 cos 0, t को 0 पुट करेंगे cos 0 1, e raised to power 0 is 1, so I0 is A1 और sin of 0 क्या बन जाएगा 0, तो I0 is A1। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास प्लस दूसरी इक्वेशन हमें क्या चाहिए d/dt ऑफ I0, तो ये किसके इक्वल बन जाएगी गेन ये टर्म साइन वाली टर्म 0 हो जाएंगी, कॉस वाली टर्म रह जाएंगी, कॉस वाली टर्म में से -3 A1 और प्लस 4 A -3 A1 प्लस 4 A2। अगर इसमें t को 0 पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब ये तो A1 तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया I0 के इक्वल है, I0 क्या है 4, A1 तो आ गया 4, A2 फाइंड करने के लिए अगर हम ये फाइंड कर लें d/dt ऑफ I0 तो हम A2 फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज कहाँ से आती है, मैंने आपको बताया जो आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी होती है, इधर आ जाए आप। तो इस इक्वेशन में अगर कैपेसिटर की जो इंटीग्रल वाली वैल्यू है इसको मैं VCT कह दूँ, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको VCT कह दूँ, ये सारी क्या है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फंड होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर को मैं VCT भी लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूँ तो क्या बनती है RIT प्लस इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ IT प्लस VCT इज इक्वल टू 0। तो एट t इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंडक्टेंस इज 1, सो d/dt of I0 will be equal to minus R into IT, R is 6, minus 6 I of 0 and minus VC of 0. So I of 0 is 4 and VC 0 is minus 4. तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन -6 into 4 24 and plus 4. So d/dt of I0 is equal to -20. अगर ये -20 है तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से A2 की वैल्यू आ सकती है फर्स्ट इस वाली इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा 4A2 विल बी इक्वल टू -20 प्लस 3A1 प्लस 3A1, A1 is 4 प्लस 12 और -8/4 is A2
A2 क्या आ गया, -2। A1 इज 4, A2 इज -2। तो जो हमारी रिस्पॉन्स इक्वेशन है उसमें अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें, IT कितना आ गया, IT इज e⁻³ A1 is 4 cos of 40, 4 cos of 40 plus e⁻³ A2 is -2 sin of 40। ये हमारे पास आ गया करंट। लेकिन हमने फाइंड क्या करना, ICT। तो I हमने फाइंड क्या करना है, सॉरी VCT, वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के वोल्टेज किसके इक्वल होते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को देखें, ये हमने फाइंड करना है। अब IT हमारे पास है, तो VCT किसके इक्वल बन जाएगा, VCT विल बी R into IT। R is 6 into IT is this is IT 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 e⁻³ cos of 40 minus 12 e⁻³ sin of 40। ये आ गया आपके पास R into IT प्लस इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ IT। इंडक्टेंस इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ IT आप ले, डेरिवेटिव ऑफ IT क्या होगा, एक्चुअली आपने डेरिवेटिव ऑफ IT यह भी हुआ है। इसमें सिंपली A1 और A2 की अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेरिवेटिव ऑफ IT आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। A1 कितना है, 4 into -4 -16 e⁻³ sin of 40 plus 4 into -3 -12 cos of 40 e⁻³ plus A2 is -2 into 4 -8 e⁻³ cos of 40 and -2 into -3 plus 6 sin 40 into e⁻³। ये आपके पास आ गया VCT। अब अगर इनको ऐड सिंप्लीफाई करने ऐड कर लें तो आपका जो फाइनल आंसर बनता है VCT विल बी इक्वल टू -4 e⁻³ -4 e⁻³ cos of 40 and plus 22 e⁻³ sin of 40। This is VCT।
अगर आप इस रिस्पांस को t की वैल्यूज पुट करके प्लॉट करें तो ये इस टाइप का रिस्पांस जो कि अंडर डैम्प रिस्पांस कहलाता है। इफ दिस इज Vt, दिस इज T, तो इस टाइप का रिस्पांस होगा जिसको हम कहते हैं अंडर डैम्प रिस्पांस। तो सिंपली मेथड वही है, तरीका भी वही है, चेंज कहाँ पर आता है, जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 आ जाए तो रिस्पांस इक्वेशन चेंज होगी। रिस्पांस इक्वेशन ये बनी और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये गिवन होगा। फिर हम क्या करते हैं, रिस्पांस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, रिस्पांस इक्वेशन जो भी होती है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन यूज़ करते हैं हम अननोन a1 और a2 या k1 और k2 को फाइंड करने के लिए। तो ये कैसे आती है हमारे पास, अगर इनिशियल कंडीशंस गिवन हो। इनिशियल कंडीशंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, Vc -4 था, IL 4 था। तो हमने इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया एट t 0। a1 हमारे पास 4 आ गया, d/dt ऑफ I0 हमने जो शुरू में इक्वेशन लिखते हैं उसको यूज़ करते हुए t को 0 पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू। हमने कैपेसिटर के वोल्टेज को बजाय इसके कि इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हमने VCT की फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास Vc 0 गिवन है। तो जब हम t को 0 पुट करेंगे तो Vc 0 इस इक्वेशन में आ जाएगा, तो एक ही अननोन रह जाएगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -20। अब -20 भी पता चल गया, a1 भी पता है, तो हम a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आया -2। a1 भी पता चल गया, a2 भी पता चल गया, तो हमने इसको रिस्पांस इक्वेशन IT की जो थी इसमें पुट कर दिया। लेकिन एक्चुअली जो हमने फाइंड करना था वो VCT था। तो VCT IT से कैसे बन सकता है, या तो आप सिंपली इंटीग्रल ले लें, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपको क्या होती है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर प्लस 1/c इंटीग्रल ऑफ IT आपके पास आ चुका है। ऐसे कर लें, या इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसमें भी VCT है, आप VCT फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया और IT की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास VCT आ गया। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है, एक और हम अंडर डैम्प की एग्जाम्पल कर रहे हैं। अब इसमें वो वाला केस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स को इशू हो रहा था कि स्विच आफ्टर द स्विचिंग अगर सोर्स सर्किट में रह जाए तो उसको आपने कैसे डील करना। सोर्स सर्किट में रह जाए इसका मतलब है कि फोर्सिंग फंक्शन सर्किट में एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्सिंग फंक्शन सर्किट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हमें पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के इक्वल होता है। तो नॉर्मली हम सिर्फ कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस जिसमें आफ्टर स्विचिंग सोर्स लगा रह जाए तो उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब वो ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। खैर 4t0- हम इनिशियल कंडीशन पहले फाइंड कर लेते हैं, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर के वोल्टेज। ये आप कैपेसिटर की पोलैरिटी देख लें, प्लस माइनस VCT हमने इस लिहाज से फाइंड करना है। तो 4t0- सर्किट कैसा होगा, इंडक्टर शॉर्ट हुआ होगा और कैपेसिटर ओपन हुआ होगा। तो अगर इंडक्टर शॉर्ट है और कैपेसिटर ओपन है, दिस इज 24 प्लस माइनस VC0 IL0, this will be 1 ohm, 5 ohm and 12 volts।
तो हमने इनिशियल कंडीशन फाइंड कर देनी है, आई एल ज़ीरो और वी सी ज़ीरो। अब जीरो माइनस पर हमने इसको ओपन क्यों किया और इसको शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि हमने ज्यूम किया कि बिफोर ज़ीरो सर्किट काफ़ी देर से इसी स्टेट में था। अगर सर्किट काफ़ी देर से इसी स्टेट में था, इसका मतलब है इतनी स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के तौर पे। तो हमने उनको सब्स्टिट्यूट कर लिया, इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट से और कैपेसिटर को ओपन सर्किट से। अब आपको नजर आ रहा है कि इस लूप में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो नहीं कर रहा ओपन सर्किट, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है और हम आई एल ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। तो हम बेसिक्स को यूज़ करते हुए इसको कह देते हैं I1, इसको कह देते हैं I2 और फाइंड कर लेते हैं करंट्स। तो I1 की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 की इक्वेशन बनेगी -12 प्लस 5 इंटू I1 माइनस I2 प्लस 1 I1 is equal to 0 एंड I2 की इक्वेशन क्या बनेगी, -24 प्लस VC0 प्लस 5 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 12 इक्वल टू 0। बट I2 is 0 बिकॉज ऑफ ओपन सर्किट। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, -12 प्लस 5 इंटू I1 और I2 0 है, 5 I1 प्लस 1 I1 इज इक्वल टू 0। सो 6 I1 इज इक्वल टू 12 और I1 will be 2। I1 आ गया 2। सेकेंड इक्वेशन को यूज करें तो ये बन गया -24 प्लस VC0 प्लस I2 0 है, -5 I1 आ जाएगा, -5 एंड I1 is 2, 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास VC0 आ जाएगा। VC0 कितना बन रहा है, 24 प्लस 10 माइनस 12। तो ये बन जाता है 22 वोल्ट्स। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन -24 प्लस VC0 प्लस 5 I2 माइनस I1 प्लस 12। अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंस जो बन रहा है दो वोल्टेज का, वो बन रहा है 22। तो ओपन सर्किट का ये मतलब नहीं है कि कैपेसिटर के क्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ही देखते हुए आपने 0 नहीं लिख देना, इसलिए मैंने प्रॉपर मैश एनालिसिस यूज़ किया है और इनिशियल कंडीशंस फाइंड की। तो IL0 कितना आया, IL0 इज एक्चुअली I1, सो दिस इज IL0, वो आ गया 2 एंड VC0 इज 22। तो अब हम आगे सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे फॉर सर्किट T ग्रेटर देन 0।
t ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? स्विच ओपन हो गया। अब ये स्विच अगर ओपन हो गया, इस ब्रांच का काम खत्म, ये ब्रांच डिस्कनेक्ट हो गई। इस ब्रांच को निकाल दें, पीछे ये सर्किट बच जाता। तो इस सर्किट के लिए हमने फाइंड करना है VCT। तो सीरीज सर्किट बन रहा है, हम इसकी अगर इक्वेशन लिख लें तो क्या बनेगी? -24 प्लस यूजिंग KVL VCT प्लस लेट्स assume कि कोई करंट IT फ्लो कर रहा है, 1 into IT प्लस इंडक्टेंस into derivative of current flowing through that inductor, which is IT, will be equal to 24। ठीक है, तो हमें पता है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज VCT क्या होते हैं? ये -24 इक्वल टू 24 होगा। तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं 1/C, C is 0.8 integral T0 to T of current passing through that capacitor plus voltage across capacitor initially VC 0 plus RT plus 0.25 V by dt of RT equal to 24। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो पूरी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.25 v स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ IT प्लस d बाय dt ऑफ IT प्लस IT over 0.8 इक्वल टू 0। 24 का डेरिवेटिव 0 आ गया, और इसको अगर हम 0.25 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगी? d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर IT प्लस 1 ओवर 0.25 1 over 0.25 and 0.25 into 0.8 0.2 and 1 over 0.2 will be 5 equal to 0. So here A2 is 5 A1 is 4। इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। अच्छा,
क्या है तो इसको अगर हम लिख लें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की फॉर्म में तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर ये आप रूट्स फाइंड करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो ये आते हैं -2 प्लस माइनस आयोटा, -2 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसका मतलब है अगर आप जीटा फाइंड करेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं इसका मतलब है कि अंडर टाइम रिस्पांस होगा, अंडर टाइम की इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, आई टी e raised to power, this is alpha plus minus beta j beta के, ठीक है। तो इसके लिहाज से इक्वेशन जो बनती है वो बनती है माइनस अल्फा टी a1 cos ऑफ बीटा टी प्लस a2 साइन ऑफ बीटा टी। अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई है तो इसको देखते हुए आप, ये वही जनरल फॉर्म है, अगर आप इसको गौर करेंगे, ठीक है, इससे पहले जो जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो माइनस अल्फा क्या है, द रियल वैल्यू, रियल वैल्यू इज रियल वैल्यू इज 2, ठीक है, आपने मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि माइनस फार्मूला में लिखा हुआ है। तो अल्फा इज 2, बीटा इज 1, दिस इज 1j। सिंपल आप अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन बन जाती है आई ऑफ टी होगा किस फॉर्म का, e raised to power -2t a1 cos of 1t plus e raised to power -2t a2 sin of 1t this ठीक है। और रिस्पांस इक्वेशन ये बन रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, 24 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। तो जब भी फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो तो आप एक एलिमेंट अपनी तरफ से a1 a2 है तो a3 जिसको आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो a3 क्या होगा, a3 होगा जो भी क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो सर्किट में a3 क्या होगा, it की वैल्यू एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी आप फाइंड कर रहे हैं वो है it और उसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगी वो इस सर्किट से आपको पता चल सकती है। तो देखें एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी क्या होगा, सर्किट इसी फॉर्म में होगा। इंफिनिटी का मतलब है कि काफ़ी टाइम गुजर गया है, काफ़ी टाइम गुजर गया मीन सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया है, स्टेडी स्टेट में आ गया है तो इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन होगा। तो
अगर सीरीज सर्किट है तो और कैपेसिटर ओपन हो गया है, इसका मतलब है कि करंट का फ्लो खत्म हो गया। अगर सीरीज सर्किट में कैपेसिटर ओपन सर्किट से सब्स्टिट्यूट हो जाए, इसका मतलब है कि करंट जीरो हो गया। तो आईटी के केस में A3 क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि एट टाइम t इज टू इंफिनिटी ये जीरो है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है VCT। अच्छा, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं IT का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमने लिख ली। अब एट टाइम t इक्वल टू जीरो, I0 क्या बन जाएगा, I0 इज, हम लिख लें I0 इज 2 एंड VC0 इज 22। I0 क्या आ जाएगा, इसमें t को 0 पुट कर दें तो साइन वाली टर्म तो गई, इसे रह गया A1। I0 इज A1 एंड A1 इज 2। दूसरा सेकेंड इक्वेशन में 0 पुट करें, dy dt ऑफ I0 विल बी इक्वल टू, साइन वाली टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, पीछे रहेगी कॉस वाली टर्म, तो ये क्या हो जाएगा -2 A1 प्लस A2। तो अगर हमें A2 चाहिए तो हमें इस वैल्यू को फाइंड करना। तो ये वैल्यू कहां से आती है, हमें पता है इनिशियल इक्वेशन जो हमने लिखी होती है, ये वाली इक्वेशन, इसमें अगर आप t को 0 पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ I0 की वैल्यू आ सकती है। तो इस इक्वेशन में अगर आप t को 0 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, पॉइंट I of 0 इस वाले में इज इक्वल टू 24 माइनस VC0 माइनस I of 0। तो 24 माइनस VC0 is 22 and I of 0 is 2, so ये बन गया 0। d by dt of I0 is 0. If d by dt of I0 is 0, then A2 will be equal to 0 plus 2A1, and A1 is 2, so A2 will be 4।
तो हमारे पास करंट क्या आ गया, IT इज इक्वल टू e raised to power minus 2t, A1 is 2 and A2 is 4, so 2 e raised to power 2t cos of t plus 4 e raised to power minus 2t sin of t। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए VC of t। अब VC of t के लिए अगर आप ये इक्वेशन यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 24 आ जाएगा, आपको इनफिनिट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करते VCT फाइंड करने के लिए, बल्कि आप कहते हैं कि VCT इज क्या होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज 1/, इनिशियल वोल्टेज एट कैपेसिटर VC 0 प्लस 1/C इंटीग्रल T0 to T I of x dx। तो अगर तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे तो सिंपली आपने क्या करना है, अभी आपने एग्जांपल लास्ट वाली देखी है, IT को सब्स्टिट्यूट कर दें इधर और इधर, ये IT का डेरिवेटिव ले लेगा, ये IT एज इट इज आ जाएगा, इससे आपके पास VCT आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ 24 माइनस और प्लस एक्सपोनेंशियल टर्म्स होगी। ठीक है, ये इससे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो एक ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है। तो VCT इसके इक्वल भी होता है। तो ये क्या है, VC0 हमें पता है 22 है, 22 प्लस 1/C, 1/C, C is 0.8, 1/0.8 1/0.8 is 1.25, integral of 0 to t, Ix is this, इसको इंटीग्रेट कर लें। तो अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो अलग अलग कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 2 e raised to power minus 2 x cos of x dx plus 1.25 0 to t 4 e raised to power minus 2x sin of x dx। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये नज़र आ रहा है बेसिकली इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं दोनों। तो अगर आपको ये प्रोसीजर लंबा लगता है तो इसे ट्राई करके देख लो। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इन्वॉल्व होगी इसमें, और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आ जाएं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्टेप्स कितने बनते हैं। तो प्रेफर यही करें कि इस वाले मेथड से आप VCT फाइंड कर लें। तो अब इतनी डीप कैलकुलेशन में नहीं जा रहा क्योंकि 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। तो ये भी एक मेथड है, लेंथी है, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसी को प्रेफर करें VCT फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक दफ़ा IT का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा,
सिर्फ एक दफ़ा आई टी का डेरिवेटिव। इसमें हम आई टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अगर सिंपल इंटीग्रेशन हो तो भी खैर है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बन जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम ये वाला मेथड प्रेफर करेंगे। इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम बी सी टी फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज आई टी, बी सी टी किसके इक्वल हो जाए? बी सी टी विल बी 24 minus 1/4 derivative of IT is this, और साथ डेरिवेटिव ऑफ IT भी दिया हुआ है इसमें। अगर आप वैल्यूज पुट कर दें तो A1 हमारे पास 2 है और A2 4 है, तो दोनों डेरिवेटिव भी है आपके पास और फंक्शन भी है। तो अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ आई टी की जगह ये लिख दूँ तो क्या बन जाएगा? e raised to power minus 2t, a1 is 2 minus sin of t minus 2, a1 is again 2 e raised to power minus 2t cos of t plus a2 is 4 e raised to power minus 2t cos of t minus 4 into 2 8 e raised to power minus 2t sin of t। ये आपके पास आ गया 0.25 into derivative of IT plus IT is 2 e raised to power minus 2t cos of t plus 4 e raised to power minus 2t sin of t। इसको आप सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा BCT। तो VCT बनता है आपका टू e raised to power minus 2t sin of t, 8 e raised to power minus 2t sin of t, 4 e raised to power minus 2t sin of t। minus 8 and minus 2 minus 10 plus 4 minus 6 minus 6 यही बनता ना, minus 8 and minus 2 minus 10 plus 4 minus 6, so this will become 6 by 4 e raised to power minus 2t sin of t। और cos of t को अगर देखें minus 4 cos of t plus 4 cos of t and plus 2, minus 4 और plus 4 ये कैंसिल हो गए, फिर आ गया plus 2 e raised to power minus 2t cos of t।
ये बना -2, अच्छा माइनस का माइनस का साइन आ रहा है, -1/4 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी दिस विल बी +1/4 and this will be -1/4, this will be -1/4 and this will be, sorry यहाँ पर था प्लस ये चीज़ मिसिंग, तो ये हो जाएगा 2, दिस इज 1 ऐड हो जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, 24 नाउ -1 e raised to -2t, -1 e raised to -2t and अच्छा स्टूडेंट्स में माइनस प्लस की मिस्टेक आ रही थी बार बार, तो मैंने पॉज करके इसको दोबारा से किया है, तो इस तरह से बनता है ये, ठीक है। हमने क्या किया, VCT is equals to 24 minus IT minus 0.25 d/dt of IT क्या था हमारे पास ये, ठीक है। तो एक दफ़ा एज इट इज लिखा और एक दफ़ा इसके डेरिवेटिव से लिखा, तो ये क्वांटिटीज कैंसिल हो जाती हैं, जो फाइनल आंसर बनता है वो ये बनता है। तो ये टर्म अगर आप ये मेथड यूज़ करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर मैं इसको आईडी की फॉर्म में ना लिखता, बल्कि मैं डायरेक्ट इसको वीसीटी की फॉर्म में लिखता और वीसीटी के तौर पे इसको फाइंड करने जाता, तो फिर खुद से मुझे एक सोल्यूशन K3 ऐड करना पड़ना था, और K3 वो वैल्यू होगी हमेशा जब जो एट टाइम t = इन्फिनिटी पे होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है ये सीरीज सर्किट है, और सीरीज सर्किट की मुझे ये भी पता है कि इसका जो रिस्पॉन्स बन रहा है वो अंडर टाइम रिस्पॉन्स है, तो VCT किस टाइप का होगा, VCT बनता है e raised to power -alpha t cos of beta t plus e raised to power -alpha t sin of beta t, ठीक है। लेकिन अगर फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, अब VCT में पिछले वाले क्वेश्चन में IT क्यों 0 हो गया था, मैंने जब K3 किया था, सो दिस इज A1, दिस इज A2, और पिछली दफा जब मैंने A3 किया था वो 0 क्यों हो गया था, क्योंकि मैंने जो इक्वेशन लिखी हुई थी वो IT की थी। एट टाइम t = इन्फिनिटी IT 0 हो गया था, क्यों, कैपेसिटर ओपन हो जाता है। लेकिन एट टाइम t = इन्फिनिटी वोल्टेज क्या होगा, अगर कैपेसिटर ओपन हो जाता है तो एट टाइम t = इन्फिनिटी वोल्टेज होगा 24, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को लेके चलें। करंट के केस में एट टाइम t = इन्फिनिटी IT, क्योंकि कैपेसिटर ओपन हो जाता है 0 रहता है, इसलिए कि A3 0 आ गया था। लेकिन अगर आपको पता है कि वोल्टेज की इक्वेशन है वो अंडर टाइम रिस्पांस है, तो वोल्टेज की इक्वेशन इस फॉर्म की होगी, तो ये वाली फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, सेम वही अंडर टाइम की इक्वेशन प्लस K3 क्या होगा, अब टाइम t = इन्फिनिटी पे वोल्टेज क्या है, ठीक है, वो बन जाएगा 24
तो इस इक्वेशन को आप लेके चलेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। इसका फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। इसी से आएंगे a1 और a2 और इसको फिर आप सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि K3 की जो वैल्यू है वो कहाँ से आनी है। एट टाइम t इज 20 VC 0, ये होती है K3 की वैल्यू जो कि बनती है 24। अब बाकी का मेथड वही है, डेरिवेटिव ले लेंगे आप इसका। डेरिवेटिव ले लेंगे तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर t को 0 पुट कर देते हैं आप, t को 0 पुट कर देते हैं तो VC0 इज इक्वल टू a1 प्लस 24 आ जाएगा। VC0 क्या आ जाएगा, a1 प्लस 24। और ये कहाँ से आएगा, dy dt है, क्योंकि IT के केस में तो हमने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक है। IT के केस में तो हमने यहाँ से निकाल दिया था डेरिवेटिव ऑफ IT। तो डेरिवेटिव ऑफ VCT कहाँ से आएगा, वो आपको सिंपली पता है कि करंट ऑफ कैपेसिटर किसके इक्वल होता है, ICT इज डेरिवेटिव ऑफ VCT, C डेरिवेटिव ऑफ VCT। तो अगर इसमें t को 0 पुट कर लें तो d बाय d ऑफ VC0 विल बी I0 डिवाइडेड बाय C, ठीक है। तो अगर आपने इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, बजाय इसके कि आप IT फाइंड करते, आपको पता चल गया कि ये सॉल्यूशन जो है VCT का सीरीज सर्किट है और अंडरडैम्प्ड रिस्पांस है, तो इस टाइप का होगा, ठीक है। अंडरडैम्प्ड रिस्पांस है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो ऑफ कोर्स आप रूट्स या जीटा फाइंड करेंगे। इस वाली में मैंने रूट से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो दोनों तरीके आपके पास है, जीटा से भी सॉल्व हो जाता है, रूट से भी सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। तो रूट्स आपके पास निकलेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। तो अंडरडैम्प्ड है तो आपने सीधी इक्वेशन लिख दी, अंडरडैम्प्ड की इक्वेशन ये होगी, फोर्सिंग फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, K3 की वैल्यू आएगी। K3 क्या होगा, वोल्टेज की वैल्यू एट टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो क्या बनती है 24। फिर इसी का डेरिवेटिव लिया, मेथड वही है, इसका डेरिवेटिव लिया, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों में t को 0 पुट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आ जाएगी ये वैल्यू VC0 किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस 24। d बाई dt ऑफ VC0 कहाँ से आएगा, वो आपको पता है, कैपेसिटर का करंट किसके इक्वल होता है, रिलेशन आपको पता है, ICT इज इक्वल टू दिस, इसके इक्वल होता है। तो आप d बाई dt ऑफ VC0 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि I0 भी आपको पता है और C भी आपको पता है, ठीक है। तो ऐसे इनिशियल कंडीशंस आप फाइंड करके इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें अगर फोर्सिंग फंक्शन आया तो हम उसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर इसमें क्लियर नहीं किया है तो नेक्स्ट फोर्सिंग फंक्शन का जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस मेथड से करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, उसके आगे क्या है? नहीं